हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 भौतिकी फिजिक्स के बुक 1 एनसीईआरटी सिलेबस फर्स्ट बुक का लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय संभावित प्रश्नों गेस क्वेश्चंस 2022 की परीक्षा के लिए उसे डिस्कस करने जा रहा हूं। चूँकि 2022 की 12वीं की परीक्षाएं सभी स्टेट्स बोर्ड की बहुत निकट है। फरवरी से लेकर मार्च तक सभी परीक्षाएं, सभी राज्यों की, सभी स्टेट बोर्ड्स की 12 की परीक्षाएं हो जाएंगी। तो इसको देखते हुए आप सभी स्टूडेंट्स पर परीक्षा से संबंधित टेंशन होगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है परीक्षा से संबंधित। चूँकि भौतिकी विषय में, फिजिक्स में मैंने लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का चैप्टर वाइज इस वीडियो में पहले बुक का, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, सिलेबस का पहले बुक का गेस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसे तैयार कर आप आसानी से 70% से लेकर 90% तक अंक प्राप्त कर सकते हैं अपनी मेहनत के अनुसार। तो बिना देर किए हुए शुरू किया जाए, और यह ध्यान दिलाते हुए कि यह पार्ट 1 ही है, केवल पहले बुक का है, क्लास 12 फिजिक्स के पहले फर्स्ट बुक का है, जिसमें 8 चैप्टर, पहले 8 चैप्टर्स तक के ही लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के टॉपिक्स की जानकारी दी जाएगी। और अगले वीडियो में जो पार्ट 2 होगा उसमें सेकेंड बुक, जिसमें कि चैप्टर 9 से लेकर के चैप्टर 15 तक के लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय तथा आंकिक प्रश्नों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो स्टार्ट किया जाए सबसे पहले चैप्टर 1 से, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो उसका पहला टॉपिक है या पहला प्रश्न है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखें। राइट डाउन 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और 2 मुख्य प्रॉपर्टी में, आवेश के 2 मौलिक गुण में, एक आवेश संरक्षण नियम तथा आवेश क्वांटीकरण, ये दोनों गुण को एग्जाम में लिखा जा सकता है। आवेश क्वांटीकरण क्या है, व्हाट इज चार्ज क्वांटाइजेशन, या आवेश संरक्षण क्या है, व्हाट इज चार्ज कंजर्वेशन। तो यह अलग से भी पूछा जा सकता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, 2 अंक के प्रश्न में यह पूछा जा सकता है। वैसे तो इन प्रश्नों को मैंने हिंदी माध्यम में लिखा है, लेकिन मैं अंग्रेजी माध्यम में भी, मीडियम में भी, अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के लिए, चूँकि यह जो गेस क्वेश्चंस है शॉर्ट तथा लॉन्ग क्वेश्चन का क्लास 12 फिजिक्स 2020 एग्जाम के लिए, यह सभी राज्यों के स्टेट्स बोर्ड्स जितने भी हैं 12 एग्जाम के, उन सभी के लिए है। तो जाहिर है कि कुछ राज्यों में हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले छात्र हैं, कुछ माध्यम में इंग्लिश मीडियम से, तो इसलिए इंग्लिश मीडियम में भी मैं प्रश्नों को इसमें पढ़ूंगा और आप लोग सुनकर उसे नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत विभव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति यानी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। अब इसमें से या तो 3 अंक का प्रश्न, बहुत सारे राज्यों के, बहुत से स्टेट्स बोर्ड्स में 3 अंक का भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड भी है तो उसमें 3 अंक के भी प्रश्न होते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में 3 अंक का होता ही है। तो विद्युत विभव के कारण अक्षीय स्थिति यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें से केवल एक ही, या तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूछा जा सकता है किसी एक बोर्ड के एग्जाम में। तो लेकिन तैयार तो दोनों को करना होगा। तो यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसको अंग्रेजी में भी मैं पढ़ देता हूँ। जो बोर्ड पर तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं उसको ओरली उसको स्टेट करता हूँ, जिसे आप नोट कर लेंगे वीडियो चलाकर 1 या 2 बार। तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 या टॉपिक 3, विद्युत विभव आघूर्ण की परिभाषा दें तथा उसका एसआई मात्रा को लिखें।
उसका सूत्र भी लिखना होगा उसमें। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। और ये लघुत्तरीय प्रश्न है जिसे 2 अंक के प्रश्न में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 या टॉपिक 4 है अगला टॉपिक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं विद्युत ध्रुव पर क्रियाशील, विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक। विद्युत क्षेत्र रेखाएं से संबंधित पूछा जाए या विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक सूत्र टॉ इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और पी साइन थीटा, यह सूत्र प्राप्त करना है। इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 2 अंक का आंकिक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करें, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा दें या इससे संबंधित इसके 2 गुणों को लिखें। अब 2 गुण में अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। या दूसरा कुछ प्रश्न बन सकता है विद्युत क्षेत्र रेखा पर लघुत्तरीय प्रश्न कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण क्यों नहीं करती हैं, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप एंड वाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गिव इट्स 2 प्रॉपर्टीज। तो ये 3 ढंग से इस पर प्रश्न बन सकता है। एक चौथे ढंग से भी बन सकता है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा एक धन आवेश है, दूसरा ऋण आवेश है। तो 2 किसी विद्युत ध्रुव की विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वैसा भी हो सकता है। या 2 पॉजिटिव चार्जेज हैं या 2 निगेटिव चार्जेज हैं तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना है। या कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है उसके फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना है। तो 3-4 ढंग से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, खास करके लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसको बढ़िया से तैयार करना होगा इस टॉपिक को। और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक डेरिवेशन है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक है 5वां टॉपिक, जिसमें कि कूलॉम का नियम को लिखें। कूलॉम का नियम दे सकता है या अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें। विद्युत आवेशों के लिए अध्यारोपण सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र के लिए भी अध्यारोपण सिद्धांत होता है। यहाँ पर कि किसी बिंदु पर जो परिणामी सभी बिंदु आवेशों, अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र प्रत्येक विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योगफल के बराबर होता है। और एक आवेशों का अध्यारोपण, आवेशों के लिए विद्युत आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, अगर बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं निर्वात या शून्य में तो किसी एक बिंदु आवेश पर अन्य सभी बिंदु आवेशों के कारण क्रियाशील परिणामी बल के बारे में जानकारी देता है अध्यारोपण सिद्धांत। तो कूलॉम का नियम एवं अध्यारोपण सिद्धांत दे सकता है स्टेट कूलॉम्स लॉ, सिंपली कूलॉम का नियम को लिखें सिंपली, एवं स्टेट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी से रिलेटेड कूलॉम का नियम से रिलेटेड एक लघुत्तरीय प्रश्न बन सकता है, कूलॉम के नियम की सीमाओं को लिखें। अब अगला टॉपिक आपेक्षिक परावैद्युतता, टॉपिक नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 6, आपेक्षिक परावैद्युतता एवं परावैद्युत शक्ति को परिभाषित करें। डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक 7, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें, इसके सूत्र को लिखें। विद्युत फ्लक्स का सूत्र एवं मात्रक को, इसके मात्रक को भी लिखें। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इट्स फार्मूला एंड इट्स एसआई यूनिट। फिर अब गॉस का प्रमेय को लिखें, गॉस का प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें। गॉस का प्रमेय काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे गॉस का प्रमेय को केवल शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 अंक में भी 2 अंक के प्रश्न में पूछा जा सकता है और गॉस का प्रमेय प्रमाण सहित 5 अंक में भी पूछा जा सकता है। कभी कभी विद्युत फ्लक्स के साथ भी दे देता है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें और गॉस का प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें, या गॉस का प्रमेय को प्रमाणित करें 3 नंबर के डेरिवेशन में भी दे सकता है। और गॉस का प्रमेय से संबंधित एक प्रश्न अन्य बन सकता है कि जैसे दे देगा गॉस का प्रमेय को लिखें, 5 अंक का, वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। गॉस का प्रमेय को लिखें तथा गॉस का प्रमेय का उपयोग करें अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या आवेश की समतल चादर के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या आवेशित गोलीय खोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस लॉ, ये तो एक तरह का क्वेश्चन हो गया लॉन्ग क्वेश्चन में। स्टेट गॉसेस लॉ के 2 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। और एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज
नंबर 2, और यूजिंग गॉसेस लॉ फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए hollow charged sphere or a hollow spherical cell, charged spherical cell या hollow charged sphere, and or electric field intensity at a point due to a infinite plane sheet of charge using Gauss's law. ये 3 एप्लीकेशन है, इसमें से कोई एप्लीकेशन डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं। तो 2 ढंग का क्वेश्चन गॉसेस थ्योरम से बना, गॉस थ्योरम को लिखें, शॉर्ट बन सकता है स्टेट गॉसेस लॉ, या और स्टेट गॉसेस लॉ एंड प्रूव इट, एक ढंग का क्वेश्चन हुआ। और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पर आधारित भी प्रश्न गॉस के थ्योरम से संबंधित पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद है सेकेंड चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर में कुल मिलाकर के लॉन्ग शॉर्ट मिलाकर के इन सभी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। अब चैप्टर 2 से, जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। उसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया है जो कि लघुत्तरीय है, चालक की धारिता को परिभाषित करना है। चालक की धारिता का SI मात्रक लिखें। लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। डिफाइन कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड गिव इट्स SI यूनिट और इट्स डायमेंशन फार्मूला। और चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो उनके मैंने गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो ये हो सकता है। या संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडेंसर और कैपेसिटर, यह भी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद इस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, क्लास 12 फिजिक्स का समविभवी पृष्ठ की परिभाषा दें एवं इसके 2 गुणों को लिखें। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड गिव इट्स 2 प्रॉपर्टीज। उसमें से एक प्रॉपर्टी पर आधारित, समविभवी पृष्ठ की एक प्रॉपर्टी पर आधारित एक अन्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। वाई 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। काफ़ी यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। और इस समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में 2 स्थिति हो सकती है। एक समानांतर प्लेट वायु संचक की धारिता, जब किसी समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में हवा हो, और दूसरी स्थिति समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई पारवैद्युत पदार्थ हो, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो, तो उसकी धारिता भी निकालनी होती है। तो दोनों मिलाकर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 अंक के प्रश्न में प्राय पूछा जाता है। और इस फार्मूला पर, समानांतर प्लेट वायु संधारित्र पर आधारित फार्मूला C=ε0 A/d, या दोनों के बीच में पारवैद्युत माध्यम है तो C=C', तो यौगिक पारवैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C'=K ε0 A/d, इस पर आधारित भी प्रश्न, आंकिक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यह लॉन्ग क्वेश्चन में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है। डिराइव द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इस फार्मूला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से ये प्रायः पूछा जाता है स्टेट्स बोर्ड्स में, डिफरेंट स्टेट्स बोर्ड्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, संधारित्र में संचित ऊर्जा जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है एवं ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, और उस पर आधारित संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/U=12CV², उस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी 2 अंक में पूछा जा सकता है, या ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स में 1 अंक में भी पूछा जा सकता है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, यह लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों मिलाकर पूछा जाता है प्रायः, और इस फॉर्मूला पर आधारित आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड इट्स एनर्जी डेंसिटी। तो ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में आ सकता है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक और संधारित्र में संचित ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, और उस पर आधारित 12CV², संधारित्र में संचित ऊर्जा पर आधारित न्यूमेरिकल्स U=12CV², वह भी पूछा जा सकता है। 13वां क्वेश्चन है, 13वां टॉपिक 13th, और यह क्वेश्चन विद्युत विभव के कारण, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन में या तो 3 मार्क्स में नहीं तो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। विद्युत विभव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। विद्युत विभव के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि प्राय लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 3 मार्क्स या 5 अंक के प्रश्न में। और इस पर विद्युत विभव से आधारित एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि विद्युत विभव से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको डिफाइन करने के लिए दे सकता है। तो ये अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, जो टॉपिक 14 है, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम संयोजन, उसका सूत्र, उसके समतुल्य धारिता का सूत्र, कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। और इस पर प्रायः आंकिक प्रश्न पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लेकिन फार्मूला डिराइव करना, उस फार्मूला को का भी ऑब्जेक्टिव में भी फार्मूला दे सकता है, लघुतरीय या लघुतरीय प्रश्न में भी, कि दो संधारित्रों का श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम संयोजन की समतुल्य धारिता का सूत्र के सूत्र को लिखें, डिराइव करने के लिए भी दे सकता है। डिराइव द फार्मूला फॉर टोटल कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स ज्वाइंड इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है लघुतरीय में। और क्वेश्चन नंबर 14 है वान डी ग्राफ जनित्र, वान डी ग्राफ जनरेटर, जिसे प्राय लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। वान डी ग्राफ की बनावट एवं क्रिया का वर्णन करें, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वान डी ग्राफ जनरेटर। लेकिन कभी कभी उस पर आधारित शॉर्ट प्रश्न भी पूछा जाता है कि वान डी ग्राफ जनरेटर में जनित्र के का जो फीता होता है, बेल्ट होता है, वह विद्युत रोधी पदार्थ का इंसुलेटिंग मटेरियल का क्यों होता है। वाई द बेल्ट ऑफ ए वान डी ग्राफ जनरेटर इज मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, सिल्क का बना होता है, क्यों होता है। तो कभी कभी लघुतरीय प्रश्न भी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है, लेकिन प्रायः वान डी ग्राफ जनित्र पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। अब अगला जो टॉपिक है, ये तो 15 था वान डी ग्राफ जनित्र। अब 16 है स्थिर विद्युतीय परिरक्षण क्या है, इसके किसी अनुप्रयोग को लिखें। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, गिव इट्स 1 और 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। अब इसके बाद एक प्रश्न और भी है इसमें सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड, जो कि पूछा जाता है विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध E = dV - dV/dr, इसको स्थापित करना, जिसे प्रायः 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। विद्युत विभव D एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E के बीच संबंध स्थापित करें। फॉर्मूला है E = -dV/dr। गिव द रिलेशन बिटवीन, डिराइव द रिलेशन बिटवीन और एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V, दैट इज E = -dV/dr। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेस के अंतर्गत, ये भी आगामी परीक्षा से 2022 की परीक्षा से संबंधित। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, टॉपिक 17, अनुगमन वेग या अपवाह वेग की परिभाषा दें। अनुगमन वेग एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध या अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित करें। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, केवल इतना भी लघुतरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। अनुगमन वेग की परिभाषा दें, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या 2 अंक में या 3 अंक में अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध वह मालूम करना है। अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध VD = स्मॉल ई कैपिटल E वेक्टर स्मॉल m × टॉ, तो ये संबंध भी है, इस संबंध को डिराइव करना है। या विद्युत अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध VD = I/NEA, इसको भी डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अंग्रेजी में भी इसको मैं इसको बोलता हूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। डिफाइन अनुगमन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, गिव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और गिव द रिलेशन बिटवीन और एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज VD = I/NEA, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD = इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD = -E कैपिटल E/m × टॉ, जहाँ टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, शीतलन काल है हिंदी में। अब एक और नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है ओम का नियम एवं उसकी सीमाएं। ओम का नियम को लिखा है, ओम का नियम को लिखें, लघुतरीय पुरुष, या ओम की सीमाओं को लिखें, 2 सीमाओं को लिखें, तो ये भी हो सकता है 2 अंक के प्रश्न में प्राय। अब इसके बाद अनुगमन वेग के आधार पर एक और प्रश्न, ओम का नियम व्युत्पन्न करना है अनुगमन वेग के आधार पर। द स्टेट ओम्स लॉ एंड गिव इट्स 2 लिमिटेशंस दे सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम व्युत्पन्न करना, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव ओम्स लॉ। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको प्राय 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, किसी भी स्टेट बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध मालूम करना है। V = E - IR, और इस पर आधारित प्रश्न भी, आंकिक प्रश्न भी, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है 2 अंक में। फार्मूला चाहिए दोनों के, इस फार्मूला को ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं अलग से, उसका तो कई वीडियो मैं बना चुका हूँ। चैप्टर 8 तक का लगभग फर्स्ट बुक का वीडियो, उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक आध चैप्टर छोड़ करके सारा बनाया जा चुका है। तो
नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यह क्वेश्चन नंबर 20 था। अब 21 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि प्राय शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रतिरोधकता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, इट्स एसआई मात्रक एंड डायमेंशन फार्मूला। तो इसके साथ भी पूछा जा सकता है और अलग से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। या प्रतिरोधकता पर ताप पर प्रभाव, खास करके अर्धचालक की प्रतिरोधकता या चालक की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला, एंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर ऑन सेमीकंडक्टर और ए कंडक्टर ऑन टेम्परेचर। तो यह टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राय पूछा जाता है। अब इसके बाद है टॉपिक 22, जूल का तापीय के प्रभाव के नियमों को लिखें। जूल का तापीय प्रभाव का 3 नियम है, उसको लिखना, यह भी प्राय पूछा जाता है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है किरचॉफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्राय लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन केवल किरचॉफ के 2 नियमों को लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 अंक के प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो किरचॉफ के 2 नियमों को लिखें एवं उसके अनुप्रयोग, मतलब उसका उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त प्राप्त करें। स्टेट किरचॉफ्स रूल और किरचॉफ्स लॉज एंड यूज दिस लॉज टू एक्सप्लेन टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ के 2 नियमों को लिखें तथा इसके आधार पर उनके किरचॉफ का नियम का अनुप्रयोग है व्हीटस्टोन सेतु में, जो 4 प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन की शर्त को प्राप्त करना, P/Q = R/S, किरचॉफ के नियमों का उपयोग कर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट किरचॉफ्स लॉज एंड यूज इट टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज P/Q = R/S। अब अगला केस क्वेश्चन 2022 क्लास 12 डिफरेंट बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए। तो अगला क्वेश्चन को बतलाने के पहले यह जानना जरूरी है कि किरचॉफ के दोनों नियमों पर आधारित आंकिक प्रश्न या किरचॉफ के नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त पर आधारित भी आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। किरचॉफ लॉज पर भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं तथा किरचॉफ लॉज का एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर भी बेस्ट प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं 12th स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में। तो उस पर भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, किरचॉफ लॉज पर बेस्ट प्रॉब्लम्स तथा व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर। अब टॉपिक 24 और क्वेश्चन 24, तने तार विभवमापी। ये तने तार विभवमापी प्रायः लॉन्ग क्वेश्चन में देता है या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तने तार विभवमापी की सुग्राहिता सिद्धांत क्या है, तने तार विभवमापी की सुग्राहिता क्या है, या तने तार विभवमापी का अनुप्रयोग भी इसके साथ मिला करके तने तार विभवमापी के सिद्धांत एवं क्रिया को समझाएं एवं इसका उपयोग कर 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करें, या तने तार विभवमापी का उपयोग कर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। या ऐसे भी दे सकता है कि तने तार विभवमापी का उपयोग कर 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए आवश्यक परिपथ खींचें, डायग्राम बनाएं और उसका सूत्र लिखें। मतलब 2 सेलों का विद्युत वाहक बल EMF को कंपेयर करने के लिए विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए आवश्यक सूत्र लिखें। तो स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर, गिव द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर, एंड ये पूछ सकता है अलग से, मैंने प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग के साथ दे सकता है, तब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा 5 मार्क्स में। गिव द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर एंड यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर हाउ वुड यू कंपेयर द EMFs ऑफ 2 सेल्स, और टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। तो ये ढंग का प्रश्न हो सकता है। उसका सर्किट डायग्राम भी 2 सेल्स का किसी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से 2 सेलों का या 2 सेल्स के EMF को कंपेयर करने के लिए, सर्किट स्केच करने के लिए और उसका फार्मूला लिखने के लिए। तो ये 2 मार्क्स में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा चुका है 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो पोटेंशियोमीटर, तने तार विभवमापी और किरचॉफ का नियम, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है खास करके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लेकिन इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जैसे किरचॉफ के नियम क्या हैं, स्टेट किरचॉफ रूल्स या किरचॉफ लॉज, KCL एंड KVL, तो दोनों लॉज के लिए 2 नंबर का प्रश्न में भी 2 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जा सकता है, लेकिन प्राय लॉन्ग क्वेश्चन में। तो
किरचॉफ का नियम एक बार से फिर रिमाइंड कराता हूँ। किरचॉफ का नियम और तनेतार व्योममापी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी 12th बोर्ड जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं टोटल कंट्री में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। किरचॉफ रूल्स, किरचॉफ लॉज एंड एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ लॉ टू व्हिटरस्टोन ब्रिज। किरचॉफ के नियम का उपयोग करके व्हिटरस्टोन सेतु के संतुलन को प्राप्त करना, P/Q = R/S। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल वर्किंग, और पोटेंशियोमीटर की हेल्प से टू सेल्स का दो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, कंपेयर करना, या किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं काफ़ी। और दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना पर या सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, उस पर आधारित प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स का भी, जो कि NCERT टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उस पर आप प्रयास कर सकते हैं, या मैंने भी उसे अपने वीडियोज में सॉल्व किया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी। इंग्लिश मीडियम में तो पूरा सिलेबस कवर है लगभग, और हिंदी मीडियम में भी बहुत अधिकांश चैप्टर्स का 50% से ज़्यादा 60% लगभग सिलेबस कवर किया जा चुका है। कुछ चैप्टर्स बाकी हैं फर्स्ट बुक में, और सेकेंड बुक में भी एक दो तीन चैप्टर बाकी हैं, तो उसे भी कर लिया जाएगा एग्जाम के पहले। तो उसका हेल्प ले सकते हैं अगर आप, और दूसरे NCERT टेक्स्ट बुक का हेल्प ले सकते हैं, साइड बुक्स का हेल्प ले सकते हैं, और वीडियो देखेंगे तो आपको समय की बचत होगी, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्योंकि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सभी सभी बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है, जिससे कि सभी बोर्ड के परीक्षार्थियों को फ़ायदा हो सके, और जिस ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर की जानकारी मिल सके वीडियो के थ्रू। लेकिन यह जो वीडियो है, स्पेशल वीडियो है 2022 की परीक्षा है, 12वीं बोर्ड की राज्यों की परीक्षाओं के लिए, स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं के लिए गेस क्वेश्चंस का, शॉर्ट तथा लॉन्ग इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस का। अब इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ा जाए। 25 मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है, या मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण कैसे किया जाता है, या मीटर सेतु पर आधारित आंकिक प्रश्न, जो कि NCERT टेक्स्ट बुक में भी उपलब्ध है, तो वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा भी मीटर सेतु पर आधारित आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन किरचॉफ का नियम तथा तनेतार व्योममापी, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चंस। अब इसके बाद प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला, RS = 2 प्रतिरोध के लिए R1 + R2, और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए फॉर्मूला 1/Rp = 1/R1 + 1/R2, एंड सीरीज कनेक्शन के लिए RS = R1 + R2, दो रेजिस्टेंसेस के लिए। तो इस फार्मूला पर आधारित, इस फार्मूला को खास करके इस पर आधारित प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को मैंने लिखा। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। और मीटर सेतु पर को इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मीटर सेतु प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ए मीटर ब्रिज। नाउ अब इसके बाद क्वेश्चन चैप्टर 4 में, अब अभी तक चैप्टर 3 तक के सभी संभावित या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय तथा शॉर्ट तथा लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में मैंने जानकारी दिया। अब चैप्टर नंबर 4 गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म पर आधारित प्रश्नों को देखा जाए। उसमें कौन से प्रश्न ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, जो 2022 की परीक्षा में विभिन्न बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो उसमें टॉपिक 27 है। क्वेश्चन नंबर 27, लॉरेंज बल क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लघुत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए शॉर्ट क्वेश्चन, इट इज ए गेस फॉर ए शॉर्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम में लॉरेंज बल क्या है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, बनावट एवं क्रिया का वर्णन करें। स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, कुछ स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। साइक्लोट्रॉन की बनावट, सिद्धांत एवं क्रिया का वर्णन करें। डिस्कस द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब क्वेश्चन नंबर 29 इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वायट-सवर्ट नियम को लिखें, ये अलग से भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। स्टेट वायट-सवर्ट लॉ, तो इसका स्केलर फॉर्म को लिखना होगा वायट-सवर्ट लॉ का, जो कि केवल एक किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण, कोई अल्पांश लंबाई, छोटी लंबाई dl, उसके कारण किसी बिंदु r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान के लिए व्यंजक देता है। dV = μ0/4π I dl sin θ/r²। ये अदिश फॉर्म हो गया, अदिश रूप में। और सदिश रूप में दिशा भी होगी, dV वेक्टर। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, या दाहिने हाथ का हथेली नियम, या दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, राइट हैंडेड स्क्रू लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का किसी पॉइंट पर किसी करंट एलिमेंट के कारण कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मालूम किया जाता है।
तो बायोट-सावर्ट नियम अगर आता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो उस पर उसका अदिश रूप में लिखना होगा और सदिश रूप में लिखना होगा डी वी वेक्टर इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यू। तो दोनों पर एक एक प्रश्न एक एक अंक निर्धारित होंगे, अदिश रूप पर भी और सदिश रूप पर। अगर बायोट-सावर्ट नियम को लिखे आएगा तो दोनों रूप लिखना होगा, अदिश रूप भी और सदिश रूप। तो बायोट-सावर्ट नियम का अलग से दे सकता है लघुत्तरीय, और बायोट-सावर्ट नियम को लिखें और इसका अनुप्रयोग दे सकता है, खासकर अनुप्रयोग वृत्ताकार कुंडली, वृत्तीय कुंडली, धारावाही वृत्तीय कुंडली के एक सेंटर पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना या उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, विभिन्न 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो बायोट-सावर्ट का नियम अलग से शॉर्ट में पूछ सकता है और इस पर मिला करके बायोट-सावर्ट नियम को लिखें और इसका उपयोग कर धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर या धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग निश्चित रूप से तैयार करेंगे और इस पर आधारित प्रॉब्लम्स भी पूछे जा सकते हैं कि वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें अगर वृत्तीय लूप से होकर धारा दी हुई है और वृत्तीय लूप में तार के लपेटों की संख्या दी हुई है, जैसे कि 4.1 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, वह वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है। और उसके बाद 4.2, 4.3, 4.4 वह लंबे, अनंत लंबे रेखीय चालक तार या रेखीय चालक के कारण उसके निकट स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वह भी एप्लीकेशन, इस पर कभी कभी वह भी एप्लीकेशन पूछा जाता है, लेकिन धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर एवं चुंबकीय उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक यह प्राय पूछा जाता है बायोट-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग के साथ लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो स्टेट बायोट-सावर्ट लॉ एंड यूज इट टू फाइंड द expression for magnetic field at the center of a current carrying circular loop or at a point on the axis of a current carrying circular loop। और एक और एप्लीकेशन हो सकता है इसका जो बायोट-सावर्ट नियम का, कि बायोट-सावर्ट नियम का उपयोग कर अनंत लंबे या अति लंबे सरल रेखीय चालक तार के निकट स्थित बिंदु पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का प्राप्त करें। और इसकी दो स्थिति हो सकती है, जब चालक तार पतला हो, थीन हो, और चालक तार मोटा हो, थीन हो, बेलनाकार आकृति का हो, खोखला बेलनाकार आकृति का कोई चालक है अनंत लंबाई का या काफ़ी अधिक लंबा, तो उसके कारण अनंत लंबाई का, तो उसके कारण उसके निकट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित भी अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसके नज़दीक किसी पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है और वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है। तो ये बायोट-सावर्ट नियम और उसका अनुप्रयोग खास करके धारावाही वृत्तीय कुंडली और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र और चुंबकीय क्षेत्र पर और उसके अक्ष पर, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सीधे लंबे चालक तार, बायोट-सावर्ट नियम का उपयोग करके सीधे लंबे चालक तार के निकट स्थित बिंदु पर दूरी दिया रहेगा चालक तार से, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है। तो इस पर इसे अनुप्रयोग में भी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या इस पर आधारित प्रश्न भी न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है लघुत्तरीय प्रश्न में। व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ या स्टेट एम्पियर सर्कुलर लॉ। और एप्लीकेशन के साथ 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है या अलग से एप्लीकेशन को भी 2 या 3 अंक में पूछा जा सकता है। एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके इन्फिनिटली लॉन्ग अनंत लंबे धारावाही चालक के निकट बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करें, जो कि बायोट-सावर्ट नियम से भी प्राप्त किया जा सकता है, सेम रिजल्ट। तो यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर और ए थिक वायर और इस करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल कंडक्टर। तो एम्पियर का परिपथीय नियम को शॉर्ट में ही पूछा जा सकता है 2 अंक में, स्टेट एम्पियर सर्कुलर लॉ और इसके अनुप्रयोग के साथ। अनुप्रयोग में अनंत लंबे सीधे चालक तार के निकट स्थित बिंदु पर तीव्रता या किसी धारावाही प्रणाली का जो तार के अनेक फेरों की कुंडली होती है उसके अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक B = म्यू नॉट NI होता है। और टोरॉइड के कारण, टोरॉइड भी क्या है, एक रिंग है, प्रणालिका को बेंड कर दिया जाए सर्किल के रूप में। तो टोरॉइड एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है, तो कॉपर वायर का, इंसुलेटेड कॉपर वायर का। तो टोरॉइड के कारण भी उसके अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। तो ये शॉर्ट में अलग से भी दे सकता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। और कुल मिलाकर एम्पियर का परिपथीय नियम के साथ कोई एप्लीकेशन लॉन्ग में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31, टॉपिक 31, 2 लंबे समानांतर धारावाही चालकों के बीच क्रियाशील बल का व्यंजक प्राप्त करना एवं एम्पियर की परिभाषा। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू infinitely long current carrying conductors, 2 infinitely long parallel current carrying conductors and definition of ampere, define 1 ampere current। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है या कभी कभी 3 मार्क्स में पूछ करके इसके साथ डेरिवेशन और उसके साथ एम्पियर के डिफिनीशन की जगह पर प्रॉब्लम भी इस पर आधारित पूछा जा सकता है, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी उपलब्ध है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट, सिद्धांत एवं क्रिया का वर्णन करें और इसकी धारा सुग्राहिता एवं वोल्टेज सुग्राहिता क्या है उसको
उसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो गिव द कंस्ट्रक्शन वर्किंग विथ प्रिंसिपल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। शॉर्ट में इसको MCG, M फॉर मूविंग, C फॉर कॉइल, G फॉर गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। और डिफाइन इस करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी और ऑब्टेन द फार्मूला फॉर करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी पर भी कोई प्रश्न बन जाता है कि अगर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के कुंडली में तार की लपेटों की संख्या कैसे धारा सुग्राहिता को बढ़ाएंगे, तो तार की लपेटों की संख्या को बढ़ाकर तो धारा सुग्राहिता θ/I करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू NBA/C। एरिया ज़्यादा होना चाहिए धारा सुग्राहिता अधिक होने के लिए, C का मान कम होना चाहिए। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में उपयोग किया जाता है फॉस्फोरस का वायर, इसलिए उपयोग किया जाता है कि उसके लिए C का मान कम होता है, मतलब निलंबन तार का ऐंठन गुणांक C का मान, ट्विस्टिंग कांस्टेंट का वैल्यू कम होता है फॉस्फोरस के वायर के लिए। तो C का वैल्यू कम होगा तो सुग्राहिता होती है धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी θ/I इक्वल टू NBA/C। तो C का मान कम होगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा। तो तार कुंडली में कॉइल में तार के लपेटों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा करके सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है और चप्पल को बढ़ा करके बढ़ाई जा सकती है कुंडली का एरिया को। और फिर जो सस्पेंशन वायर है जो कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फॉस्फोरस का तार यूज होता है, तो उसके लिए जो ट्विस्टिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू को चूँकि कम होता है, इसलिए फॉस्फोरस का तार यूज होता है। तो इस प्रकार सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर का बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में बढ़ाना होगा, एरिया भी अधिक रखना होगा, लेकिन C का वैल्यू कम रखना होगा। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट एवं क्रिया का भी वर्णन और करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दो लंबे समानांतर धारावाही चालक के बीच क्रियाशील बल का व्यंजक के समान ही। अब इसके बाद इस पर आधारित है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का उपयोग है। शंट क्या है? तो शंट एक युक्ति है जिसकी सहायता से किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। एक अल्पमान का प्रतिरोध है जो कि गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़कर उस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अधिक धारा का मापन किया जा सके, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से बहुत अल्प धारा का मापन किया जाता है। और शंट क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखें। तो यह शॉर्ट क्वेश्चन में प्राय पूछता है, यह शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर अब अगले चैप्टर मतलब चैप्टर 5 क्लास 12 फिजिक्स का, भौतिकी का, चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो उसका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, जो अगला टॉपिक है कुल मिलाकर के लॉन्ग और शॉर्ट का। धारावाही प्रणाली का अक्षर चुंबक के समतुल्य आचरण करता है, इसे स्पष्ट करें कि कैसे। ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट। इसको 3 मार्क्स के डेरिवेशन में पूछा जा सकता है। क्योंकि इस चैप्टर पर प्रायः 3 ही अंक है, लेकिन कभी कभी दूसरे चैप्टर से अंक लेकर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में भी, जैसे क्षण चुंबक या दंड चुंबक के कारण उसके अक्षीय या निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसमें से कोई एक ही पूछ सकता है। क्षण चुंबक के अक्षीय स्थिति में अक्ष पर या उसके निरक्षीय स्थिति पर लंबसम द्विभाजक पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे प्राय लॉन्ग क्वेश्चन में या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कुछ बोर्ड की परीक्षाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, टॉपिक 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ऑब्टेन इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए, हिंदी में तो मैंने उसको पढ़ा ही, क्षण चुंबक या दंड चुंबक के कारण उसके अक्षीय या निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, दोनों तैयार करना होगा, लेकिन कोई एक ही पूछता है एग्जाम में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में प्राय पूछता है 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में। तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट और ए मैग्नेटिक डाइपोल और एट ए पॉइंट लाइज ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट और ए बार मैग्नेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 है, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन नंबर 35 अभी छूटा है। वृत्तीय धारा लूप का आचरण चुंबकीय द्विध्रुव के समान। सो डैट हाउ एक सर्कुलर करंट लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। जब किसी वृत्तीय धारा लूप से धारा प्रवाहित होती है तो उसका एक सिरा, अगर सपोज किया जाए ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव के समान अगर आचरण करता है तो निचला सिरा दक्षिण ध्रुव के समान आचरण करेगा, इसलिए कि अकेला चुंबकीय ध्रुव होना संभव नहीं है। या ऊपरी सिरा अगर दक्षिण ध्रुव के समान काम करेगा तो उससे निचला सिरा उत्तरी ध्रुव के समान कार्य करेगा। इसको मैथमेटिकली भी शो किया जा सकता है कि हाउ एक वृत्तीय धारा लूप का आचरण चुंबकीय द्विध्रुव के समान या किसी चुंबक के समान। तो हाउ थे सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसके बाद एक टॉपिक है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के या चुंबकीय सुई के या चुंबक के दोलन काल का व्यंजक। यह भी 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, प्राय 3 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल और ए मैग्नेटिक निडल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिचुंबकीय। यहाँ क्षण चुंबक के कारण उसके अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ये लॉन्ग के लिए काफ़ी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ शॉर्ट के लिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर, खास करके उनकी चुंबकनशीलता के आधार पर, परमेबिलिटी के आधार पर या चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर
या ताप के आधार पर, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से गुजरती हैं उनकी प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमेटिक मटेरियल, डायमेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पैरामेटिक मटेरियल अनुचुंबकीय पदार्थ, एंड फेरोमैटिक मटेरियल लौह चुंबकीय पदार्थ। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, प्राय 2 अंक में या 3 अंक में, कुछ बोर्ड्स में 3 मार्क्स का भी होता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें, ऐसे दे सकता है। और खासकर चुंबकनशीलता के आधार पर, चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर, ताप के आधार पर, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा में कैसा उनका व्यवहार है चुंबकीय बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, उसके आधार पर, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कैसे उससे गुजरती हैं या नहीं गुजरती हैं उसके आधार पर। तो ये 3-4 पॉइंट है जिस पर ये अंतर आता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमेटिक सब्सटेंस, डायमेटिक सब्सटेंस, ये पैरामेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ उसे हिंदी में, एंड फेरोमैटिक सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ its permeability, susceptibility, effect of temperature, and number of magnetic field lines, or presence of external magnetic field, near these substances। तो इनके बेसिस पर डिस्टिंग्विश करने के लिए आ सकता है। अब उसके बाद पृथ्वी के चुंबकीय तत्व भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ, जो कि 3 होते हैं, दिक्पात, नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, उनको डिफाइन करने के लिए दे सकता है। तो 2 अंक में या 3 अंक में ये पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या है, या दिक्पात क्या है, नमन कोण क्या है, तो व्हाट आर द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ डिफाइंड, या उसी में हो जाएगा। 3 चीज़ होता है मैग्नेटिक एलिमेंट। मैग्नेटिक एलिमेंट्स आर ऑफ द अर्थ आर 3: डिक्लिनेशन, नंबर 1 डिक्लिनेशन, नंबर 2 डीप, एंड नंबर 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और याद दे सकता है कि एंगल ऑफ डीप तथा नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और उधर घटक में संबंध tan डेल्टा इजकल टू BV बाई BH स्थापित करें, प्राप्त करें। tan डेल्टा इजकल टू BV बाई BH, ये भी 2 अंक में या 3 अंक में पूछा जा सकता है के प्रश्न में, या इस पर प्रॉब्लम्स भी पूछा जा सकता है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसे उधर घटक का √3 गुना है, तो नमन कोण का मान ज्ञात करें। तो tan डेल्टा इजकल टू BV बाई BH, अब BH हो गया कितना, √3 टाइम इंटू BV, तो BH की जगह √3 टाइम BV दे देंगे। BV अंश तथा हर में कैंसिल हो जाएगा, तो tan डेल्टा इजकल टू 1/√3, 1/√3 का मतलब है tan 30 डिग्री, इसलिए उस स्थान पर एंगल ऑफ डीप नमन कोण का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। तो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ और रिलेशन बिटवीन डीप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज tan डेल्टा इजकल टू BV बाई BH, और रिलेशन बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज मॉड ऑफ B वेक्टर इजकल टू √BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। इस पर प्रॉब्लम्स भी पूछा जा सकता है NCERT बुक में भी, या कंपोनेंट जो है BH इजकल टू B cos डेल्टा एंड BV इजकल टू B sin डेल्टा, तो BH इजकल टू B cos डेल्टा पर प्रॉब्लम्स भी है, 2 प्रॉब्लम्स है NCERT टेक्स्ट बुक में, तो प्रॉब्लम्स भी पूछा जा सकता है। और एक tan डेल्टा इजकल टू BV बाई BH पर भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, जिसके बारे में बताया। अब इसके बाद विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक, लास्ट इस चैप्टर 5 का लास्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या अंतर है, या परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है जैसे स्टील का, तो उसमें कौन कौन सा विशेषताएं होंगी, कौन कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट करें, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। अब चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबकीय फ्लक्स एवं इसका एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स को डिफाइन करें एवं इसका एसआई मात्रक को लिखें। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। तो डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड गिव इट्स एसआई यूनिट, तो ये 2 अंक में भी पूछा जा सकता है। या इससे भी इंपॉर्टेंट, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का 2 नियमों को लिखें। स्टेट फैराडे 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। या उससे भी इंपॉर्टेंट लेंज का नियम को लिखें, 2 अंक में पूछा जा सकता है। और या लेंज का नियम को लिखें, और या यह समझाएं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कैसे आधारित है, तो ये 3 अंक में पूछा जा सकता है। या लेंज का नियम को लिखें और समझाएं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, 5 अंक में भी पूछा जा सकता है। लेकिन प्राय 2 से 3 अंक में पूछा जाता है लेंज का नियम, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है लेंज का नियम, जिसके अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा किसी वन लूप में या कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिसके चलते वो स्वयं उत्पन्न होती है। तो लेंज का नियम और फैराडे का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी भी बोर्ड में कम से कम एक प्रश्न जरूर रहना चाहिए। अब अगला केस क्वेश्चन नंबर 43, स्वप्रेरण एवं अनुप्रेरण की परिभाषा दें। डिफाइन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। केवल स्वप्रेरण भी या अनुप्रेरण की परिभाषा भी पूछा जा सकता है, उसके मात्रक को लिखें, एसआई मात्रक को लिखें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्वप्रेरण एवं अनुप्रेरण की परिभाषा दें।
इसके एसआई मात्रक को लिखें। दोनों का एसआई मात्रक हेनरी होता है। या शॉर्ट क्वेश्चन इसी में हो सकता है इसके बदले में कि इसी टॉपिक से कि धारावाहिक प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी है। धारावाहिक प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट। या स्वप्रेरकत्व पर एक और प्रश्न हो सकता है लघुत्तरीय, ये भी 2 या 3 अंक में के प्रश्न में किसी प्रेरित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक जो कि चुंबकीय ऊर्जा होती है उसका व्यंजक प्राप्त करना। प्रेरित्र जैसे कि प्रणालिका सोलेनॉइड प्रेरित्र हो गया, या कोई कुंडली है, कॉइल है, प्रेरित्र है। तो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर और इन ए कॉइल। अब अनोन प्रेरण से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में कि 2 धारावाही प्रणालिकाओं के अनोन प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करें। 2 धारावाही प्रणालिकाओं के अनोन प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये 3 अंक में पूछा जा सकता है। या अनोन प्रेरण की परिभाषा दें, अनोन प्रेरण क्या है, उसके साथ 2 नंबर का वो हो गया और 3 नंबर का ये हो गया, कुल मिला के 5 अंक का। अनोन प्रेरण क्या है, और उसके बाद 2 धारावाही प्रणालिकाओं के अनोन प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करें। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स। दोनों करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, उंडेड हैं, तो उसका उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस अनोन प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करना है। 2 प्रणालिका एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई है तो उनके बीच अनोन प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करना है। अब एक और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, भंवर धाराएं, ईडी करंट्स, अलग से भी पूछ सकता है भंवर धाराएं क्या हैं 2 अंक में। या भंवर धारा के साथ इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ ये लाभदायक है, जैसे कि स्पीडोमीटर में, मोटर गाड़ी, किसी मोटर व्हीकल का स्पीडोमीटर में यूज होता है। भंवर धारा पर स्पीडोमीटर काम करता है, भंवर धारा पर आधारित है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में भंवर धारा पर ही आधारित है। उसके अलावा इंडक्शन फर्नेस में, प्रेरण भट्ठी में बड़ा इस्पात का टुकड़ा है, पीस है, आयरन पीस है, उसको गलाना है, तो उसको बड़े बर्तन में रख करके, कंटेनर में रख करके, और उससे होकर एसी करंट भेजी जाती हैं, जिसके कारण कि एसी करंट के कारण प्रत्यावर्ती धारा जब भेजी जाती हैं उस फर्नेस में, उस बर्तन में, बड़े बर्तन में, जिसमें कि लोहे या इस्पात को रख करके उसको गलाया जाना होता है, तो उसमें एसी भेजा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। तो काफ़ी अधिक मैग्नीट्यूड में उसमें भंवर धाराएं, ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाती हैं। और ईडी करंट के कारण आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत मेजर पार्ट वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी के रूप में। तो इस प्रकार लोहे के बड़े आयरन पीस को गलाया जा सकता है प्रेरण भट्ठी में। तो प्रेरण भट्ठी भी इसी पर आधारित है, भंवर धाराओं पर। तो भंवर धाराओं को ट्रांसफार्मर इत्यादि में, ट्रांसफार्मर, डायनेमो इत्यादि के कोर में जो नरम लोहे का कोर होता है तो उस पर कॉइल लिपटा होता है, तो उसको कैसे ट्रांसफार्मर या डायनेमो में भंवर धाराओं को कम किया जा सकता है। तो उसके लिए ट्रांसफार्मर या डायनेमो का कोर को परतदार बनाया जाता है, लेमिनेटेड, कई परतों में विभक्त करके, तब उससे एक साथ यूनाइट किया जाता है। तो भंवर धाराओं क्या हैं, अलग से भी पूछ सकता है 2 अंक में। और इसका अनुप्रयोग का, भंवर धाराएँ कैसे लाभकारी हैं इसमें, स्पीडोमीटर में, जैसा कि एग्जाम्पल मैंने बताया, स्पीड मापने वाला मोटर गाड़ी में लगा होता है, उसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन के ब्रेक्स में यूज होता है, वह भी इसी भंवर धारा पर संचालित है। या प्रेरण भट्ठी का एग्जाम्पल मैंने दिया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर, उसके अलावा कुकिंग में जो इंडक्शन चूल्हा होता है उसमें भी कुकिंग प्रेरण धारा के कारण ही, उसमें भी भंवर धाराओं के कारण ही काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे कि प्रेरण चूल्हे के द्वारा, इंडक्शन फर्नेस के द्वारा खाना पकाया जाता है, काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है, भंवर धारा उसमें भी उत्पन्न होती है। अब इसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ एवं दाएं हाथ का नियम को लिखें। ये भी इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्राय पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को लिखें या दाएं हाथ का नियम को लिखें, दोनों में से कोई एक आता है किसी के एक एग्जाम में। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ईडी करंट्स क्या है, व्हाट आर ईडी करंट्स एंड गिव इट्स एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक। गतिक विद्युत वाहक बल जब कोई चालक समरूपी क्षेत्र में गतिशील होता है, भी वेग से गतिशील होता है, तो उस चालक के दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल ईएमएफ कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला BLV होता है। जब उसी चालक को घुमाया जाए कोणीय वेग ओमेगा से मैग्नेटिक फील्ड V में, तो उसमें उस स्थिति में भी चालक के दोनों इंड्स के बीच में मोशनल ईएमएफ
या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिसका फॉर्मूला इक्वल टू 1/2 VL² होता है। तो उस पर आधारित इसका फॉर्मूला व्यंजक ज्ञात करने के लिए दे सकता है 2 या 3 अंक में, और उस पर आधारित प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। NCERT बुक में प्रॉब्लम्स उपलब्ध है, उसमें 4 पॉइंट ये NCERT टेक्स्ट बुक में ये 6.5 और 6.4 दोनों इस पर बेस्ड है, जिसको मैंने पिछले पार्ट में ही डिस्कस किया है इस चैप्टर के वीडियो में, चैप्टर 6 के वीडियो में, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के वीडियो में, और हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में तो पहले ही से कर चुका हूँ। तो डिफाइन थी ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मोशनल EMF इन ए कंडक्टर एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट, NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम्स 6.4 एंड 6.5 मोशनल EMF पर बेस्ड है। अब अगला चैप्टर में चलते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा, ये एक और टॉपिक इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र AC जनरेटर की बनावट एवं क्रिया का सिद्धांत सहित वर्णन करें। डिस्क्राइब AC जनरेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ AT जनरेटर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ AC जनरेटर विथ प्रिंसिपल। तो AC जनरेटर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बेस्ड है। तो AC जनरेटर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बोर्ड्स की परीक्षाओं में, 12 बोर्ड की परीक्षाओं में, कुछ स्टेट बोर्ड्स में इसे पूछा जाता है जनरेटर्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 प्रत्यावर्ती धारा का, अब चैप्टर 7 में जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एवं वर्ग माध्य मूल से क्या समझते हैं? अलग से भी दे सकता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है, या औसत मान का सूत्र व्युत्पन्न करें या सूत्र को लिखें। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान केवल आधे चक्र में ही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 हो जाता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS, उसे संकेत IRMS से सूचित किया जाता है, रूट मीन स्क्वायर करंट, तो वह होता है I0/√2। तो उसे डिराइव करने के लिए, उस संबंध को प्राप्त करने के लिए दे सकता है। इन दोनों को मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन एवरेज वैल्यू एंड मीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, और रिलेट बिटवीन एवरेज करंट एंड पिक करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान तथा शिखर मान I0 के बीच संबंध स्थापित करें। तो I एवरेज होता है आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का 2I0/π या 2/π इंटू I0, और धारा का वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा दें और उसका व्यंजक प्राप्त करें, मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध स्थापित करें। तो IRMS = I0/√2, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है दोनों को मिलाकर, और अलग अलग दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो एवरेज वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC एंड रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पिक करंट एंड RMS वैल्यू एंड पिक करंट, दोनों का फार्मूला इंपॉर्टेंट है। उस पर प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 7.1, 7.2 में प्रॉब्लम उस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रेरणिक प्रतिघात एवं धारतीय प्रतिघात क्या है? प्रेरणिक इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या व्हाट आर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात किसी प्रेरित द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर प्रेरित लगा हुआ है तो उसके द्वारा धारा प्रवाहित होने में रुकावट उत्पन्न करना प्रेरणिक प्रतिघात कहलाता है। और जब धारतीय परिपथ है जिसमें संचक है, संधारित्र परिपथ है, तो उसमें संधारित्र के द्वारा उससे प्रवाहित होने वाली धारा में रुकावट उत्पन्न करना धारतीय प्रतिघात कहलाता है। तो प्रेरणिक प्रतिघात एवं धारतीय प्रतिघात क्या है, प्रायः पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोनों का मात्रक वही होगा जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्योंकि यह धारा में रुकावट ही है प्रेरित द्वारा, किसी कॉइल के द्वारा। अगर सर्किट में कोई कॉइल है, प्रेरित्र है, इंडक्टर है, तो उसके द्वारा AC करंट के फ्लो में जो रुकावट होगा उसको प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। उसी ढंग से अगर AC सर्किट में संचक है, संधारित्र है, तो संधारित्र द्वारा कैपेसिटर के द्वारा जो करंट फ्लो में अपोजिशन ऑफर होता है उसको प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। कभी कभी इसमें पूछा जाता है पर या प्रतिबाधा क्या है, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का कुल प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहा जाता है। LCR परिपथ में प्रतिबाधा को Z से सूचित किया जाता है, Z = √R² + ωL - 1/ωc का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो LCR श्रेणी क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का व्यंजक प्राप्त करें और अनुनाद की शर्त प्राप्त करें। अनुनाद की शर्त ωL = 1/c, दैट इज XL = XC, मतलब प्रेरणिक प्रतिघात बराबर धारतीय प्रतिघात। अनुनाद की तीक्ष्णता क्या है, शार्पनेस ऑफ रेजिस्टेंस, और Q गुणांक क्या है, और इस पर Q गुणांक पर आधारित प्रॉब्लम और LCR सर्किट में पर आधारित प्रॉब्लम्स भी NCERT टेक्स्ट बुक में भी है, अदर बुक्स में भी, साइड बुक में भी हैं। तो NCERT में टेक्स्ट बुक में भी कई प्रॉब्लम्स इसमें दिए हुए हैं, तो इस पर भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो ऑब्टेन द फार्मूला फॉर करंट इन एन ACR सीरीज AC सर्किट एंड ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस = कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ωL = ωe
ओमेगा सी, और इससे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब रेंजन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अनुनादी कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला मिल जाता है 1/√LC। और आवृत्ति का भी फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का भी, चूँकि फ्रीक्वेंसी एन इक्वल टू ओमेगा 0/2 पाई, तो ओमेगा 0 तो हो जाएगा 1/2 पाई√LC। तो ये अनुनाद की तीव्रता, शार्पनेस ऑफ रेंजनेस एंड क्यू फैक्टर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में। और क्यू फैक्टर वगैरह तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्यू फैक्टर को पूछा जा सकता है, या व्हाट इज शार्पनेस ऑफ रेंजनेस, या अनुनाद की शर्त को लिखें, तो ये शॉर्ट में भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति गुणांक क्या है, पावर फैक्टर क्या है किसी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसी AC परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, AC सर्किट में शक्ति, डिफाइन पावर फैक्टर इन एन AC सर्किट। उसी में दे सकता है कि या वाटलीन धारा क्या है, डिफाइन करें, वो भी पावर फैक्टर से रिलेटेड है। और एक और क्वेश्चन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चोक कुंडली क्या है। तो चोक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की, प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को, स्ट्रेंथ को कम करने के लिए यूज होता है। व्हाट इज ए चोक कॉइल, और व्हाट इज डिफाइंड पावर फैक्टर और एंड वाटलेस करंट, वाटलीन धारा क्या है, पावर फैक्टर क्या है। और चोक कुंडली को अलग से भी पूछा जाता है दो अंक के प्रश्न में कि व्हाट इज ए चोक कॉइल। तो चोक कॉइल क्या है, चोक कॉइल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की प्रबलता को, प्रत्यावर्ती धारा की स्ट्रेंथ को, ताकत को कम करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका इसके चोक कॉइल भी एक नरम लोहे के कोर पर तांबे के अनेक तार के अनेक पेड़ों की उसमें कुंडली होती है, लिपटा हुआ तांबे के अनेक तार लिपटे होते हैं सॉफ्ट आयरन के कोर पर। क्योंकि सॉफ्ट आयरन की चुंबकनशीलता क्या होती है, नरम लोहे की चुंबकनशीलता काफ़ी अधिक होती है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है कोर के रूप में, कोर मटेरियल के रूप में। तो चोक कॉइल जो है अनेक पेड़, माने ये उच्च प्रेरकत्व की है, माने जो चोक कॉइल तो कॉइल है, ये कुंडली है, तो उसका प्रेरकत्व तो काफ़ी उच्च होता है, इंडक्टेंस काफ़ी उच्च होता है, लेकिन प्रतिरोध नगण्य होता है, रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होता है, इसे चोक कॉइल कहा जाता है। तो चोक कॉइल इज ए कॉइल इज ए डिवाइस यूज टू रिड्यूस AC करंट इन एन सर्किट एंड इट्स इंडक्टेंस इज वेरी हाई बट इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। तो ये चोक हो गया। तो चोक कॉइल क्या है, व्हाट इज चोक कॉइल। तो चोक कॉइल के बारे में मैंने बतला भी दिया, उसका आंसर भी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 54 ट्रांसफार्मर, एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, बनावट क्रिया एवं दक्षता, ट्रांसफार्मर की बनावट क्रिया का वर्णन करें, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, या शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार का ऊर्जा क्षय होता है। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय होता है तो कॉपर लॉस होता है, ताम्र क्षय होता है, लौह क्षय होता है, आयरन लॉस होता है, या फिर सैथिल्य लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस, गुंजन लॉस होता है। ट्रांसफार्मर जहाँ भी होता है तो वहाँ पर आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि में कहाँ से निकलती है, तो विद्युत ऊर्जा का कुछ अंश ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। भौर धारा क्षय होगा, ED करंट के कारण लॉस होगा, तो भी हो गया करंट लॉसेस ड्यू टू ED करंट। कॉपर लॉसेस है, आयरन लॉसेस है, और हिस्टैरिसीस लॉसेस है, ह्यूमिंग लॉसेस है। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर में ये 5 प्रकार का क्षय होता है कुल मिलाकर के मुख्य रूप से। तो ये भी पूछा जा सकता है ट्रांसफार्मर में ऊंचाई ट्रांसफार्मर की क्या विशेषता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या काम है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या काम है, स्टेप डाउन का क्या काम है। तो ट्रांसफार्मर लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, और ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार का ऊर्जा क्षय होता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो गिव द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड ऑफ ए ट्रांसफार्मर एंड ऑल्सो इस प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस पर, के सिद्धांत पर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, give the principle construction and working of a transformer, define the efficiency of a transformer, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर दोनों का रेशियो है एफिशिएंसी, जिसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। या शॉर्ट में ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार का ऊर्जा क्षय होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। या एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रांसफार्मर का कोर परतदार क्यों बनाया जाता है। तो वाई द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड, वाई द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड, क्यों परतदार होता है। तो इसलिए बनाया जाता है परतदार की, जिससे कि भौर धाराओं की प्रबलता को कम किया जाए, भौर धाराओं के कारण ऊर्जा क्षय को उष्मा के रूप में जो होता है परिवर्तित होता है, उसको कम किया जा सके। टू रिड्यूस द एनर्जी लॉसेस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट इन ए ट्रांसफार्मर। उसको परतदार बनाया जाता है अनेक परतों का, जिससे कि प्रत्येक परत से होकर के प्रत्यावर्ती धारा गुजरेगी, तो उसके कारण उसका परिपथ की लंबाई बढ़ जाएगी, पथ की लंबाई बढ़ जाएगी, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ट्रांसफार्मर कोर का प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा कि उससे जब धारा प्रवाहित होगी तो उसकी प्रबलता घट जाएगी, AC की प्रबलता घट जाएगी, स्ट्रेंथ घट जाएगा, ताकत घट जाएगी AC का। तो ये हो गया सभी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर 7 से प्रश्न। अब अंत में चैप्टर 8 जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि फर्स्ट बुक का मतलब
क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट बुक का अंतिम चैप्टर है। और यहीं तक इस चैप्टर में हमने गेस क्वेश्चंस को, जिसमें कि शॉर्ट तथा लॉन्ग और किन टॉपिक्स पर किस फॉर्मूला पर प्रॉब्लम्स होगा, इसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो में प्रदान किया गया है। तो अब चैप्टर 8 जो कि लास्ट चैप्टर है इस वीडियो के लिए, उसके लिए प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है विस्थापन धारा क्या है, या फिर प्रश्न हो सकता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुणों को लिखें, 2 गुणों को लिखें, या विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों को लिखें। 2 गुण रहेगा तो 2 गुण लिखेंगे, नहीं रहेगा तो 2 से अधिक गुण लिख सकते हैं, 4 गुण भी दिया जा सकता है, एक गुण हाफ मार्क्स का हो जाएगा। तो गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। उसके बाद प्रश्न हो सकता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, उसके अलावा विजिबल लाइट एंड रेडियो वेव्स। तो कुल टोटल 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और उन सभी को एक साथ मिलाने पर जो स्पेक्ट्रम, जो एक बैंड प्राप्त होता है, उसको पट्टी प्राप्त होती है, उसको विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो उसमें से गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, अल्ट्रा इंफ्रारेड, ये सब का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, वेवलेंथ रेंज क्या है, या इनके 2 कम से कम यूज का, गामा रे के 2 उपयोग को लिखें, काफ़ी पूछता है। एक्स रे के 2 गुणों को लिखें, उपयोग या गुण, गामा रेज के 2 गुणों को लिखें, एक्स रेज के 2 गुणों को लिखें। अल्ट्रावायलेट का उपयोग किस में होता है, अदृश्य लिखावट को पढ़ने में किसका उपयोग होता है, कीमती पत्थरों की पहचान में किसका उपयोग होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज का होता है। पौधों को हरा भरा रखने में किस रे का उपयोग होता है, तो औरत किरणों का उपयोग होता है। कुहासे या कोहरे में फोटोग्राफी करनी है तो किस रेडिएशन का यूज होता है, तो इंफ्रारेड रे का होता है, औरत किरणों का होता है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, etc आर इम्पॉर्टेंट। ये सभी इंपॉर्टेंट है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत। गामा किरणों का गुण, एक्स किरणों का गुण, पराबैंगनी किरणों का गुण, इंफ्रारेड का गुण तथा उपयोग, इनकी तरंग लंबाई परिसर और आवृत्ति परिसर, इससे संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी 1 अंक में भी, और इसमें 2 या 3 अंक में भी पूछा जाता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में गामा रेज का उपयोग भी पूछ सकता है, गुण तो पूछता ही है। एक्स रेज के 2 गुणों को लिखे, कई बार पूछा है स्टेट बोर्ड से एग्जामिनेशंस में, 12 बोर्ड के। तो और एक प्रश्न चैप्टर 3 से छूट रहा था, और शॉर्ट में, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या है। तो कार्बन प्रतिरोध का आकार काफ़ी छोटा होता है, इतना छोटा आकार होता है कि उस पर प्रतिरोध के मान को, संख्यात्मक मान को लिखना संभव नहीं है, इसलिए कलर कोड का उपयोग किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। और प्रत्येक अंकीय मान के लिए 0 से 9 तक का अंक के लिए अलग अलग रंग का, उसके बिहाफ में अलग अलग रंग लिए जाते हैं उसको। तो इस प्रकार कार्बन प्रतिरोध का इसे कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कहा जाता है, जिसमें कार्बन प्रतिरोध के आवरण पर 4 पट्टियाँ होती हैं, रंगीन पट्टियाँ, जिसमें से पहली 2 पट्टियाँ प्रतिरोध के संख्यात्मक मान को बतलाती हैं, तीसरी रंगीन पट्टी सहन शक्ति को, प्रतिरोध का परसेंटेज कितनी शुद्धता है उसके बारे में, और चौथी पट्टी सहनशीलता, टॉलरेंस को बतलाती है, जो कि कलर कोड से प्राप्त मान, उसका कलर कोड से प्राप्त मान और कार्बन प्रतिरोधक का जो सही मान है, उस मान के अंतर को बतलाता है। उस प्रतिरोध के सही मान को, प्रतिरोधक के सही मान को और कार्बन प्रतिरोध वाले मान को से प्राप्त मान, तो दोनों का अंतर को सहनशीलता, टॉलरेंस कहा जाता है। तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या है। तो इसी क्वेश्चन के साथ इसमें 2022 क्लास 12 फिजिक्स के डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस के लिए गेस क्वेश्चंस को, जो इम्पोर्टेंट, उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चंस तथा शॉर्ट क्वेश्चंस को एक साथ मिला करके, कौन लॉन्ग है कौन सब के बारे में मैंने जानकारी दिया। और अधिकांश प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में, किसी भी बोर्ड की परीक्षाओं में इस वीडियो से पूछे जाएंगे, तो इसलिए कोई परीक्षा का टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो से संबंधित इसमें दिए गए जो भी प्रश्न हैं, इसको आप लोग सभी तैयार कर लें, मेरे वीडियो से या अन्य कहीं भी जगह से, बुक से, या जो भी हो, जहाँ से भी हो, इसे आप तैयार करें और निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे अंक आपको मिलेंगे। तो यह पहला भाग एग्ज़ाम 2022 का एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट विभिन्न बोर्ड्स, राज्यों के बोर्ड्सों की परीक्षाओं के लिए ये गेस क्वेश्चन तैयार किया गया है। इसे आप लोग देखें, और यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में दूसरों से शेयर करें, तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि फिजिक्स क्वांटम क्लासेस आपके विद्यार्थियों के हित में जो भी असुविधा है, उस सभी असुविधाओं को दूर करने का प्रयास करेगा, और अधिक से अधिक मटेरियल्स, और अधिक से अधिक, जिससे कि एग्ज़ाम में भी फ़ायदा हो सके और कंसेप्ट भी क्लियर हो, तो उसका प्रयास इस चैनल द्वारा किया जाता है।
तो यह वीडियो समाप्त होता है, जो कि पार्ट 1 था, एक विशेष वीडियो जो कि 2022 की 2022 के क्लास 12 डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया। और बुक 1 का एक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के सभी प्रश्नों को, सभी संभावित प्रश्नों को, सभी महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो यह वीडियो, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।